गुड इवनिंग क्लास। आज शुरू करते हैं हम लोग बस्तर दशहरे की क्लास। बस्तर दशहरा पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पर्व कहें या महा उत्सव। ऐसा उत्सव जो बहुत बड़ा है उसे बोलते हैं महोत्सव। यह एक ऐसा दशहरा है जहां राम जी रावण का वध करते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। राम रावण का कोई भी स्टोरी यहाँ पे नहीं चलता, रावण वध नहीं होता है। एकमात्र ऐसा दशहरा है जहां रावण का वध नहीं होता। बाकी दशहरे में आप देखो, विजयदशमी के दिन राम जी रावण का वध करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यह जो बस्तर दशहरा है यह दंतेश्वरी माता को समर्पित है। प्रतिवर्ष यह 75 दिनों का होता था। इस वर्ष 2024 में यह 77 दिनों का है। आप देखेंगे इसकी जो शुरुआत कैसे हुई, बस्तर दशहरे की शुरुआत कैसे हुई। तो बस्तर दशहरे के बारे में देख लीजिए कि यह भारत का सबसे बड़ा पर्व या सबसे बड़ा महोत्सव है और इसमें रावण के वध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता। यह जो बस्तर दशहरा है ये दंतेश्वरी माता को समर्पित पर्व है। 2024 में प्रतिवर्ष यह 75 दिनों का होता था। 2024 में इसे 77 दिनों का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव से होती है। पुरुषोत्तम देव यह काकतीय वंश के शासक थे जो कि बस्तर रियासत के राजा थे। यह उड़ीसा जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने। जब उड़ीसा के शासक को पता चलता है कि भाई बहुत बड़ा एक रियासत है बस्तर रियासत, वहाँ का राजा जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए हुए हैं, फिर जब ये दर्शन वगैरह कर लेते हैं फिर उन राजा से इनकी भेंट होती है और वो राजा इनको रथपति की उपाधि देते हैं। एवं कई बार जैसे मुंडा जनजातियों का आप इंटरव्यू देखेंगे, बस्तर दशहरे में जो मुंडा जनजाति शामिल हुए थे तो उसमें जब मुंडा जनजाति का इंटरव्यू देखा गया था तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो उनके जो मुंडा जनजातियों के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा था कि पुरुषोत्तम देव को रथ न देकर रथ बनाने हेतु काष्ठ दिया गया था, लकड़ी दिया गया था। लेकिन बाकी पुस्तकों में ये देखने को मिलता है कि पुरुषोत्तम देव को उड़ीसा के शासक ने 16 पहिए वाला रथ भेंट किया था। उसके बाद फिर पुरुषोत्तम देव जब जगदलपुर पहुंचते हैं तो उस रथ का पूरा जगदलपुर शहर में भ्रमण होता है। तब आषाढ़ के महीने में यहाँ पे रथ यात्रा वाला पर्व मनाया जाता है। उसके बाद फिर हरेली अमावस्या से फिर से रथ चालू होता है जिससे बस्तर दशहरे की शुरुआत हो जाती है। तो पुरुषोत्तम देव के काल से ही बस्तर में दशहरे का आयोजन किया जा रहा है। अब हम ये देखते हैं इसकी शुरुआत जो तिथि है ये सावन अमावस्या को होती है। सावन अमावस्या के दिन छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हरेली। सावन अमावस्या को इसकी शुरुआत होती है। इसके बहुत सारे रस्म हैं बस्तर दशहरे के, जैसे पाठ यात्रा से शुरू होता है, फिर डेरी गढ़ाई होता है, काछिन गादी, जोगी मिठाई, फूल रथ जो पूर्ण रथ घूमता है पूरे जगदलपुर में। फिर उसके बाद फिर निशा यात्रा होता है, काछिन गादी बेल की लकड़ी पर, बेल की जो लकड़ी होती है उस सैया पर एक बच्ची को बैठाया जाता है, बेल पूजा काछिन गादी भी बोलते हैं। जोगी बैठते हैं, मौली पर घा होता है, भीतर रहनी बाहर रहनी, मुरिया दरबार, कुटुम्ब यात्रा, डोली विदाई। ये पूरे के पूरे जितने भी विधान हैं इन सारे विधानों को हम पूरे पंचांग के अनुसार देखेंगे। तैयार हैं आप? यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे, आपको अतिरिक्त कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक विस्तृत चर्चा करूंगा इस पर। आइए, तो बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है पाठ यात्रा के विधान से। पाठ यात्रा का मतलब होता है, पाठ मतलब आप देखेंगे लकड़ी। पाठ से तात्पर्य होता है लकड़ी, और लकड़ी के लिए जो यात्रा की जाती है उसको बोलते हैं पाठ यात्रा। लकड़ी के लिए जो यात्रा की जा रही है उसको बोलेंगे पाठ यात्रा। पाठ यात्रा में क्या होगा
कि दरभा एवं माचकोट, बस्तर में ही पड़ता है दरभा एवं माचकोट, यहां के जंगलों से साल वृक्ष का लकड़ी लाया जाएगा। और इस साल वृक्ष के लकड़ी को, जो कि यहां पर रखा हुआ है आप देख रहे हैं, इस लकड़ी को ठुरलू खोटला कहा जाता है। ठुरलू खोटला। इस लकड़ी का पूजा पाठ करके रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है। लेकिन हर कार्य अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, अलग अलग समुदाय को सौंपा गया है। तो आप लिखेंगे कि पाठ यात्रा हेतु जो लकड़ी लाया जाता है, कचोरा पाटी और अगरवारा के निवासी, कचोरा पाटी एवं अगरवारा के जो निवासी होते हैं, वह दरभा एवं माचकोट के जंगलों से साल वृक्ष की लकड़ी को लाते हैं और जगदलपुर में सिरहासार जो भवन होता है, राजमहल के पीछे जो जगह है, वहाँ इस लकड़ी को लाकर पूरा इसका पूजा पाठ करते हैं, इस पर नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर अगला रस्म होता है। ये जो आप देख रहे हैं डेरी गढ़ाई, डेरी गढ़ाई का मतलब जैसे ही लकड़ी को लाकर पूजा पाठ किया गया, अब दूसरे दिन से अब उसको छील विल कर रथ बनाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। उससे पहले फिर से, जैसे बारिश ना हो और कुछ ना हो, कोई कीड़े मकोड़े अंदर में ना घुसे, तो पहले क्या होता था, एक पूरा एरिया बनाया जाता था और आसपास में पूरे लकड़ी के, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो पूरा घेर दो करके, तो पहले घेरा जाता था ऐसे, पूरे एरिया को ऐसे लकड़ी से घेरा जाता था और अंदर में रथ निर्माण का कार्य होता था। वर्तमान में बस्तर दशहरे का आयोजन जिला प्रशासन के हाथ में चले गया है। पहले बस्तर रियासत के राजा इस कार्य को कराते थे, अब जिला प्रशासन के हाथ में चले गए हैं। वहाँ के कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार पूरा मैनेजमेंट को देखते हैं। तो अब इन्हीं जिला प्रशासन ने यहाँ पे बस्तर दशहरे को संपन्न कराने के लिए एक राजमहल के पीछे बहुत बड़ा भवन का निर्माण करा दिया है, जिसे सिरहासार भवन बोलते हैं। तो अब इसी सिरहासार भवन में इतने सारे लकड़ियों को न गड़ाकर पूजा विधान करने के लिए इसी साल वृक्ष की एक टहनी को ऐसे गड़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी पूजा की जाती है, आप देख रहे होंगे। तो ये डेरी गड़ाई होता है। फिर इससे पूजा अर्चना कर कर आशीर्वाद लेकर डेरी गढ़ाई का जो रस्म होता है, ये सिरहासार भवन में आप ये एक लकड़ी देख रहे हैं, इस लकड़ी को गड़ाकर इसका पूजा विधान किया जा रहा है। और ये कार्य करते हैं बेड़ा उमर एवं झाड़ उमर ग्रामवासी, जिसमें मुख्यतः संवरा जनजाति से संबंधित लोग रहते हैं। डेढ़ी गढ़ाई रस्म के समय काले बकरी व मांगुर मछली की बलि दी जाती है। उसके बाद फिर रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है। तो आप याद रखें, डेरी गढ़ाई बेड़ा उमर एवं झार उमर के ग्रामवासी जो मुख्यतः सौरा जनजाति के होते हैं, ये करते हैं काले बकरी व मांगुर मछली की बलि दी जाती है। इसके बाद फिर रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे बस्तर दशहरे में जो रथ बनता है, ये दो प्रकार के रथ बनते हैं। यही बता देता हूं, दो प्रकार के रथ बनते हैं। अभी अभी हमने ये देखा कि भाई पुरुषोत्तम देव को 16 पहिया वाला रथ प्रदान किया गया था। जब पुरुषोत्तम देव उड़ीसा गए थे तो वहाँ के जो शासक हैं वो पुरुषोत्तम देव को 16 पहिया वाला रथ देते हैं, जिनमें से
जो 4 पहिए वाला रथ है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। आषाढ़ के महीने में बस्तर में गोंचा पर्व होता है, उसका वहाँ पे उसका चालन होता है। बाकी बचे 12, जिसमें से बस्तर दशहरे के समय 2 रथ का निर्माण होता है। एक रथ 4 पहिए वाला होता है, जबकि जो दूसरा रथ होता है यह 8 पहिए वाला होता है। 8 पहिए वाला होता है। बस्तर दशहरे में ये 2 रथों का प्रयोग होता है। 4 पहिए वाले रथ को फूल रथ कहा जाता है, जबकि 8 पहिए वाले रथ को विशाल या विजय रथ कहा जाता है। तो इस प्रकार 2 अलग अलग प्रकार के रथ का निर्माण होता है यहाँ पे, और पूर्णतः लकड़ी से, साल की लकड़ी से बना हुआ रथ होता है। आप अभी भी बस्तर जाएंगे तो राजमहल के पीछे आपको पूरा का पूरा रथ, कुछ समय पहले का पुराना रथ भी आपको दिखाई देगा। ठीक है। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है जगदलपुर शहर में रथ यात्रा। अब बात करते हैं राजमहल का। तो बस्तर का जो राजमहल है, उस राजमहल के मुख्य द्वार, सिंह द्वार के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको एक दंतेश्वरी माता और दिखाई देगी। देखो, 2 दंतेश्वरी माता मंदिर हैं बस्तर में फेमस। एक तो दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता मंदिर, जिसका निर्माण अन्नम देव ने करवाया था, काकतीय शासक का संस्थापक बस्तर में। और दूसरा दंतेश्वरी माता मंदिर मिलेगा आपको दंतेवाड़ा में, राजमहल के मुख्य द्वार पे। और वर्तमान का जो राजमहल है, इसको बनवाया था काकतीय वंश के रुद्र प्रताप देव ने। ठीक है, नोट किए है ना। अगला, अब हम आते हैं कुंवार अश्विन अमावस्या को। कुंवार अश्विन अमावस्या को, तो ये अमावस्या है। अब थोड़ा सा ये देख लो, अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, थोड़ा देख लो आप। बस्तर दशहरे से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि अमावस्या किसे कहते हैं और पूर्णिमा किसे कहते हैं। चंद्रकला, इसमें आप चंद्रमा के अलग अलग प्रकार की छवि दिखाई देगी आपको। ये देखो, आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब आप देखेंगे चंद्रमा आपको पूरा दिखाई दे रहा है। आपको चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पूर्णिमा। जी, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसी रात्रि को तो बोलते हैं क्या आज पूर्णिमा का दिन है करके। फिर उसके बाद फिर चंद्रमा धीरे धीरे गायब होने लगता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा और कम दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर आधा दिखाई देता है, फिर उसके बाद फिर आधे से थोड़ा कम दिखाई देता है। जो येलो वाला पोर्शन है ये दिखाई देने वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि कल तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा, और वाकई में ये दिन होता है जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसी दिन को अमावस्या कहते हैं। इसके बाद फिर चंद्रमा फिर खुलता है, थोड़ा सा दिखाई देता है, थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। फिर 7वें 8वें दिन आधा दिखाई देता है, फिर आधे से ज़्यादा दिखाई देता है। फिर ऐसा लगता है कि कल तो चांद पूरा दिखाई देगा, और अगले दिन चांद जब पूरा दिखाई देता है यही कहलाता है पूर्णिमा। तो जब अमावस्या से चांद ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, जब चांद दिखाई देते रहता है, चांद में रोशनी आते रहती है, यह कहलाता है शुक्ल पक्ष। और जब पूर्णिमा के बाद जब चांद अदृश्य होने लगता है तो यह अमावस्या के आते तक कहलाता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। तो अब आप देखिए अमावस्या के दिन, कुंवार को अश्विन भी कहा जाता है, कुंवार अमावस्या के दिन। इस दिन 2 फेस्टिवल होते हैं, 2 विशाल रस्म होती है। सबसे पहले होता है काछिन गादी, और फिर शाम को होती है रैला पूजा, काछिन देवी। एक समय था जब कहा जाता था कि जो काछिन देवी हैं ये मिर्गान जाति की देवी हैं। सरकार का भी यही मानना है, मिर्गान जाति की देवी है करके। लेकिन वहाँ के जो पुजारी हैं वो हैं पनेका, पनका जाति।
वहाँ के पुजारी भी वही है, और ये जो काछिन देवी करके जो बच्ची बैठी हुई है ये भी उसी जाति की है। ये एक कुंवारी कन्या होती है जो लगभग 9 वर्ष से कम उम्र की बच्ची होती है। तो काछिन देवी के जो पुजारी गण होते हैं वो ऐसी बच्ची को लाते हैं, देवी माता का पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर इस बच्ची पर देवी का विराजमान होता है। फिर इस बच्ची को बेल की लकड़ी पर बैठाया जाता है, बेल की लकड़ी पर बैठाया जाता है या बेल की लकड़ी पर लिटाया जाता है। और फिर वर्तमान में बस्तर रियासत में राजा के रूप में कमलचंद भंजदेव जी हैं। तो उसके बाद फिर बस्तर रियासत के राजा आते हैं और काछिन देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते कि हे देवी, बस्तर का दशहरा अच्छे रूप से संपन्न हो, इसमें किसी प्रकार के विघ्न ना आए। और उसके बाद फिर काछिन देवी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये होता है काछिन गादी, काछिन देवी। मिर्गान, चाहे आपको पेपर में मिर्गान मिले, चाहे पन का मिले, पने का मिले, आप इसको ले लेंगे। यहाँ से फिर देवी माता का आशीर्वाद मिल गया राज परिवार को। शाम को रैला पूजा का आयोजन होता है। कहा जाता है रैला देवी जो हैं ये अन्नम देव की सिस्टर है, काकतीय शासक अन्नम देव की बहन। वारंगल क्षेत्र में, बस्तर के बाद वारंगल शुरू हो जाता है। कभी मुसलमान शासकों का आगमन हुआ था, उस समय उन्होंने इनकी सिस्टर रैला देवी को उठा लिया था। फिर बाद में जब पता चलता है तो इनको वो छोड़ देते हैं कि ये राज परिवार की बेटी है करके। फिर रैला देवी अपनी अस्मत पर आंच आने के कारण गोदावरी नदी में आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं। तो फिर ये जो उस समय जो मिर्गान जाति वगैरह वाले लोग रहते थे, इनको अच्छा मानते थे और इनकी पूजा अर्चना करते थे। तो आज भी बस्तर दशहरा में इनका पूजा किया जाता है शाम के समय में। तो रैला देवी का पूजा विधान भी होता है बस्तर दशहरे के शुरुआती चरणों में। मुख्य पर्व है काछिन गादी, यहाँ पे कि काछिन देवी से आशीर्वाद लिया जाता है राज परिवार के राजा के द्वारा। फिर उसके बाद फिर आप देखते हैं हमारे इधर नवरात्रि का शुरू हो जाता है। कुंवार नवरात्रि का पूर्णिमा के पहले दिन शुरुआत हो जाता है ना। वैसे यहाँ पे भी कुंवार शुक्ल प्रथमा के दिन जो बस्तर दशहरा है, काछिन माता से आशीर्वाद लेने के बाद मुख्य रस्म शुरू हो जाता है। कुंवार शुक्ल प्रथमा के दिन सबसे पहले तो कलश की स्थापना होगी, कलश की स्थापना होगी। कलश स्थापना के बाद जोगी बिठाई का कार्यक्रम होगा शाम को। यह जोगी जो होते हैं ये मुख्यतः हलबा समुदाय से होते हैं, हलबा जनजाति से होते हैं। यह जोगी, आप देखो ये बैठा हुआ है इधर, यह उपवास में बैठेगा नवमी तक। जोगी जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जोगी के बैठने का 5 फुट का गड्ढा होगा। ये इस 5 फुट के गड्ढे में ये जोगी बैठते हैं, फलाहार वगैरह दूध एवं फल का आहार लेते हैं, ये उपवास रहते हैं। जो रथ यात्रा है वो निर्विघ्न संचालित होकर के ये देवता की उपास में बैठते हैं, देवता से उपासना करते हैं। इसको बोलते हैं जोगी बिठाई। जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है पहले दिन। सिरहासार भवन में बैठ रहे हैं, सिरहासार भवन में, जगदलपुर महल के पीछे जो भवन है सिरहासार भवन, वहां। उसके बाद फिर हम देखते हैं कुंवार शुक्ल द्वितीया से लेकर सप्तमी तक इस समय जो 4 पहिया वाला रथ होता है जिसे फूल रथ कहते हैं, उसका चालन पूरे शहर में होता है, जगदलपुर शहर में होता है। जगदलपुर महल के सिंह द्वार से यह निकलता है और पूरा गोल बाजार, इतवारी बाजार, ये सब होते हुए फिर ये वापिस आता है।
तो यह जो रथ होता है 4 पहिया वाला, इस रथ का संचालन होता है क्वार शुक्ल द्वितीया से सप्तमी तक। तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक फूल रथ का संचालन होता है। और इसमें आप देख रहे होंगे ये जितने भी लोग हैं, यह जो रस्सी होता है यह सियाड़ी वृक्ष के छाल से बनता है। और इस रथ को खींचने के लिए किलेपाल परगना से जो 34 गांव आते हैं किलेपाल परगना के अंतर्गत, वहां हर घर से माड़िया जनजाति के सदस्य जरूर शामिल होते हैं। हर घर से कम एक सदस्य तो जरूर इसमें शामिल होंगे रथ खींचने के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये जो रस्सी है, रथ को खींचने वाला जो रस्सी है, यह सियाड़ी वृक्ष के छाल से बनता है। किस वृक्ष के छाल से बनता है? सियाड़ी वृक्ष के छाल से बनता है। और अनिवार्य रूप से इस रथ को खींचने का कार्य कौन करेंगे? माड़िया, किलेपाल परगना के माड़िया, ये अनिवार्य रूप से इसको खींचने का कार्य करेंगे। उसके बाद फिर अगला रस्म आते हैं। क्वार अष्टमी के दिन होता है निशा यात्रा। इस दिन आप ये देखेंगे, ये जो मंदिर है जिसका नाम है मणिकेश्वरी माता, या इसी को हम बोल सकते हैं खमेश्वरी माता मंदिर, जो कि साल में केवल और केवल इसी दिन खुलता है। जगदलपुर में यह मंदिर है। इस मंदिर में 11 बकरों की बलि दी जाती है, जो 24 बर्तनों में होते हैं। इस प्रसाद को भैरव बाबा व माता रानी को समर्पित किया जाता है, माता जी को समर्पित किया जाता है। कुंवार शुक्ल अष्टमी के दिन निशा यात्रा का ये पर्व होता है। उसके बाद फिर हम आते हैं नवमी के दिन। नवमी के दिन कुंवारी पूजा। कुंवारी पूजा का मतलब आप इधर देखते हैं, जैसे कन्याओं को भोजन कराते हैं ना पूजा पाठ करके, वैसे ही कुंवारी कन्याओं को यहाँ पे भोज में बैठाते हैं एवं इनका पूजा पाठ करते हैं। कुंवारी पूजा के दिन, नवमी के दिन पहले कुंवारी पूजा होगा। राजा बढ़िया पूजा पाठ करेंगे, भोजन वगैरह कराएंगे यहाँ के पुजारी जितने भी। उसके बाद फिर जोगी उठाई का कार्य होता है। जो जोगी बैठे थे, जिनके आराधना करते करते पूरा बस्तर दशहरा संपन्न हुआ है, रथ पूरा संचालन हुआ है द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, अब उस जोगी को उठाएंगे पूरे सम्मान के साथ, गाना बजाना करके। उसके बाद फिर होता है मावली परघाव। मावली परघाव होता है नवमी के दिन। अब मावली परघाव क्या है? मावली माता जो है ये दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है, जो दंतेवाड़ा से आ रही हैं। दंतेवाड़ा की देवी को जगदलपुर से जो दशहरा का उत्सव हो रहा है, यहाँ पे जगदलपुर के दशहरे में बहुत, बस्तर के पूरे दशहरे में आसपास के जितने भी आदिवासी अंचल के जितने भी देवताएं हैं, आंगा देव, तो जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सारे के सारे देवी देवताओं का जगदलपुर आगमन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बड़ी बहन को बुलाना। तो दंतेवाड़ा से मावली माता को बुलाया जाता है। मावली माता यहाँ शामिल होने के लिए आती हैं। तो जब मावली माता जगदलपुर प्रवेश करती है तो इन्हें जिया डेरा पे ठहराया जाता है। पूरे राज परिवार जाते हैं। एक्चुअली में मावली माता एक छत्र के रूप में एवं सफ़ेद कपड़े में इनको ऐसे भेजा जाता है कि भाई आप माता के स्वरूप हैं करके जी। अब वहाँ मूर्ति वगैरह तो थोड़ी ना लाया जाएगा। फिर पूरे राज परिवार इनका स्वागत करते हैं। और फिर दसवीं के समय जब रथ निकलेगा तो उसमें इन माता जी को भी शामिल किया जाएगा रथ यात्रा में। तो मावली परघाव होता है। दंतेवाड़ा से जो देवी माता आई हैं उनको राज परिवार के द्वारा एवं जितने भी पुजारी उनके द्वारा परघाया जा रहा है। जिया डेरा में इनको रात्रि को ठहराया जा रहा है।
उसके बाद फिर आते हैं दशमी के दिन। जो राजा है वो दशमी के दिन घोड़े का पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर इस समय जो विधान होता है इसको बोलते हैं भीतर रैनी। अब 8 पहिए वाला रथ शहर भ्रमण को निकलता है। ये जो 8 पहिए वाला रथ है ये शहर भ्रमण को निकलता है और दशमी के दिन ये पूरे शहर में घूमता है। रात के समय भतरा एवं मुड़िया जनजाति के लोग इस रथ को चोरी कर लेते हैं और इस रथ को चोरी करके कुम्हड़ा कोट के जंगलों में छुपा देते हैं। कुम्हड़ा कोट के जंगलों में छुपा देते हैं। कुम्हड़ा कोट के जंगलों में छुपा देते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही सुबह होता है सब पवित्र रूप से जाते हैं माता रानी के पास, क्योंकि इस रथ में माता रानी विराजमान है। तो इनके पास जो कुम्हड़ा कोट के जो आदिवासी समुदाय हैं, इनके पास नए फसल आ चुके हैं। ये उन नए फसलों का पकवान बनाकर माता रानी को भेंट करते हैं। उसके बाद फिर नवाखाई पर्व मनाते हैं। फिर उसके बाद फिर रथ 11वें दिन आप देख रहे हैं जगदलपुर से बाहर है। इस विधान को बाहर रैनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहर रैनी। तो दशमी को होता है भीतर रैनी, जब रथ 8 पहिए वाला रथ जगदलपुर में भ्रमण कर रहा है और जब वो रात में चोरी हो गया कुम्हड़ा कोट के जंगलों में है, सुबह उसको भोग लगाया जा रहा है। रथ बाहर है, उसको बोलते हैं बाहर रैनी। कुम्हड़ा कोट के जितने भी समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उन्होंने अपना भोजन वगैरह माता रानी को भेंट किया। फिर उसके बाद फिर राज परिवार एवं जगदलपुर के जितने भी पुजारी हैं वो कुम्हड़ा कोट ग्राम पहुंचते हैं और वे हमारे साथ रथ को भेज दीजिए, ये जगदलपुर जहां बना था वहां ये रहेगा, माता रानी को उनके घर भी भेजना है। तो राज परिवार जब निवेदन करते हैं तो कुम्हड़ा कोट के जो आदिवासी होते हैं ये बोलते हैं कि ठीक है, आप ले जाइए। रास्ते में इस रथ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस कारण हम आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी भेज रहे हैं। तो जब ये रथ वापस जगदलपुर के महल आता है तो ये जो भतरा जनजाति होते हैं ना, ये भतरा जनजाति रक्षक बनकर धनु कांड्य बनकर, धनुष बाण वगैरह लिए हुए रथ की सुरक्षा करने के लिए धनु कांड्या बनकर इस रथ को महल तक वापस पहुंचाते हैं। फिर यह 8 पहिए वाला रथ भी कहाँ आ गया? जगदलपुर। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं द्वादशी का। द्वादशी के दिन काछिन यात्रा अर्थात काछिन देवी को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है कि हे माता, आपकी आशीर्वाद से बस्तर दशहरा संपन्न हो रहा है। काछिन देवी को धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। उसके बाद फिर होता है मुरिया दरबार। यह मुरिया दरबार मुख्यतः बस्तर दशहरे के ख़त्म होने से जस्ट एक दिन पहले किया जाता है, द्वादश के दिन किया जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें बड़े बड़े मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम वगैरह, उस एरिया के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उस संभाग को संचालित करने वाले, उस जिले को संचालित करने वाले जितने ही बड़े बड़े विभागीय अधिकारी एवं वहाँ के प्रतिनिधि, सांसद एवं विधायक होते हैं, वो सारे के सारे बैठते हैं और इसी मीटिंग में आदिवासी अंचलों के जितने भी ग्राम के मुखिया होते हैं, मांझी होते हैं, पुजारी गण होते हैं, वो सारे के सारे लोग शामिल होते हैं और वहाँ के आदिवासी अपने समस्याओं को यहाँ के प्रतिनिधियों के समक्ष रखते हैं कि भाई नंदीराज पर्वत की कटाई हो रही है, यहाँ के जंगलों की अवैध कटाई हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, यहाँ नक्सल हिंसा बढ़ रहा है। मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं आदिवासी अंचल में, क्योंकि वो होते हैं सीधे साधे। तो वो मुरिया दरबार के दौरान अपनी सारी समस्याओं को यहाँ के प्रतिनिधियों के समक्ष रख पाते हैं ताकि उनके समस्याओं का निदान हो। तो यही होता है मुरिया दरबार द्वादशी को। त्रयोदशी के दिन होता है ओहाड़ी पर्व। आप देखेंगे बस्तर दशहरे में बहुत सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। बहुत सारे देवी देवता आए हुए हैं। अब उन देवी देवताओं को उनके लोग भी भेजना है, उनके कुटुंब भी भेजना है। तो इसको कुटुंब यात्रा या गंगा मुंडा यात्रा भी कहा जाता है। जितने भी देवी देवताओं को आह्वान करके बुलाया गया है, इन्हें
महात्मा गांधी स्कूल परिसर के पीछे एक तालाब है जिसको गंगा मुंडा तालाब कहते हैं। इस गंगा मुंडा तालाब के पास पूजा पाठ करके सबको विसर्जित किया जाएगा, विसर्जित किया जाएगा। उसके बाद फिर 2 दिन बाद मावली माता का भी दंतेवाड़ा गमन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा का पूरा बस्तर दशहरा संपूर्ण होता है। आप इसको एक बार पूरा और वीडियो देख लेंगे आप सब, है ना। तो आपने ऑफलाइन तो पढ़ा ही पढ़ा है, साथ ही साथ एक बार ऑनलाइन और देख लेना, कहीं कुछ छूटा होगा तो वहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए बाकी आगे की क्लास कल देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।